आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी इष्ट मित्रों और भाइयों बहनों का सादर प्रणाम। हम बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आज जैसी अच्छी स्थिति समाज में निर्मित होनी चाहिए थी वह कहीं होती दिखाई नहीं पड़ रही है। तो फिर यह बात समझ में नहीं आती कि मनुष्य के निरंतर विकसित होने का अर्थ क्या है। क्या हमको अर्थ बदल लेना चाहिए या फिर हमारी जो व्यवस्था है उसमें और कोई इतनी बड़ी कमी है जो हमको समझ में भी नहीं आ रही है। हम सब मानते हैं कि भौतिक विज्ञान का भारी विकास हुआ है और उस विकास के कारण अनेक प्रकार के यंत्र उपकरण और नई नई मशीनें भारी मात्रा में बन भी चुकी हैं और दिन प्रतिदिन बनती भी जा रही हैं। अब इन जो मशीनों का उपयोग है यह तो उसके प्रयोगकर्ता पर निर्भर है, चाहे सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। अनेक घातक अस्त्र शस्त्र जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंचने की भी क्षमता रखते हैं और एक जगह बैठकर हजारों किलोमीटर दूर जाकर भारी तबाही भी कर सकते हैं। यहीं से बैठे बैठे अपने लक्ष्य के ऊपर विनाशकारी शस्त्रों का हमला कर सकते हैं और धरती को खाक में बदल सकते हैं। यह ताकत तो है, लेकिन ताकत का उपयोग जिनके हाथ में होगा वह सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे यह उनके पास सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के शक्तिशाली लोग यदि समाज से अनियंत्रित हो तो फिर समाज क्या करेगा? क्या समाज का यह सामान्य व्यक्ति जो हमेशा समाज के हित में सोचता है या ऐसे लोग जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा भी मानवता की विनाश की कोई बात नहीं सोचते, क्या उनकी सोच में गड़बड़ है? और क्या फिर आम आदमी के बारे में अगर शक्तिशाली लोग नहीं सोचते तो उसकी सुरक्षा के कैसे सुरक्षित होगी? उसकी सुरक्षा किसके ऊपर आश्रित होगी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी हमें मिलना चाहिए, लेकिन उस मामले में कहीं पर भी कोई प्रश्न उसका उत्तर नहीं आता। यह एक भयानक स्थिति है। विनाशकारी स्थितियों का जो बन रही है उसका एकमात्र कारण यही है कि भौतिक विज्ञान की उन्नति का मानव मात्र की सुरक्षा, संपन्नता और प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए अगर उपयोग होगा तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर दुर्बुद्धि हाथों में सारी ताकत आएगी तो फिर इस प्रकार के विनाशकारी स्थिति से समाज किससे भीख मांगेगा? किसके पास जाएगा? मुट्ठी भर शासक यदि केवल अपने लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं, समाज को उसका हक नहीं देना चाहते, तो फिर इस हक के लिए क्या उपाय किया जाए? यह एक गंभीर मसला पूरी मानवता के सामने है। हमको इस दृष्टि से यह मानना ही पड़ेगा कि केवल ताकत का बढ़ना यह समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता, बल्कि ताकत हमेशा समाज के नियंत्रण में होनी चाहिए। अर्थात यह भयावह शक्ति वह समाज के नियंत्रण में हो हमेशा, और केवल मुट्ठी भर अपराधी प्रवृत्ति के लोग, दूरदृष्टि का अभाव जिनमें है, जो विश्व कल्याण की कोई कल्पना तक नहीं करते और केवल स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सबका विनाश करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर हमको समय रहते इस समस्या का हल जरूर निकालना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सारा मामला अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसमें कोई दो मत नहीं, और राजनीति इसको हाँक रही है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो महाविद्वान चाणक्य की एक बात मुझे बार बार स्मरण होती है। जब कोई दूसरा विद्वान चाणक्य से मिलने के लिए गया तो उसने पाया कि उस विशाल साम्राज्य में जो राज्य का महामंत्री है वो किसी झोपड़ी में निवास करता है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना विशाल साम्राज्य, इतनी विशाल समृद्धि जो चारों ओर दिखाई पड़ रही है, और उसका अत्यंत शक्तिशाली महामंत्री वह झोपड़ी में निवास करता है। तो उसका आश्चर्य और बढ़ा। तो अंततः उसने फैसला किया उस
महामानव से मिलकर उससे उसका उत्तर पूछना चाहिए। और तब उन्होंने, सांझ का समय था, अंधेरा हो चुका था, जब चाणक्य अपने राजकाज के कार्य के लिए गंभीर चिंतन मनन और लेखन में लगे हुए थे। बाहर से जैसे ही आगंतुक ने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, आइए। वहां कोई द्वारपाल भी नहीं था, कोई रक्षक भी नहीं था, कोई सिपाही तक नहीं था। और इतनी बड़ी ताकत के मालिक के पास वह व्यक्ति सीधे चला गया। यह भी उसके लिए आश्चर्य की बात थी। क्या इतनी बड़ी शक्ति माने जाने वाले व्यक्ति को पूरी प्रजा से कोई खतरा नहीं है? यह एक कमाल की बात है ना। आज की स्थिति में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। छोटे से छोटे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके बाहर, उसके कार्यालय के बाहर पुलिस का सशस्त्र पहरा 24 घंटे रहता है, हमेशा रहता है। क्योंकि माना यह जाता है कि इतनी बड़ी ताकत होने के कारण कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसका विरोधी उसकी हत्या न कर दे, उसे उठा न लिया जाए। और इसी के कारण जब वह आगंतुक उस निर्जन सी दिखाई पड़ने वाली झोपड़ी में अंदर गया तो यह महामानव राज्य के हित में जो कुछ होना चाहिए उस पर गंभीर चिंतन मनन और लेखन में व्यस्त था। इन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया तो पूछा कि आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, श्रीमान, मैं आपके बारे में ही विचार करने के लिए आया हूं कि आखिर मैं आपसे कुछ सवाल चाहता हूं और उनका उत्तर आप ही दे सकते हैं। तो उन्होंने कुछ देर रुकने के लिए कहा और उसी दीपक के प्रकाश में लेखन काम करते रहे। और जब 5 मिनट के बाद वह काम समाप्त हो गया तो उन्होंने वहीं बगल में रखा हुआ एक दूसरा दीपक जलाया और पहले वाले दीपक को बुझा दिया। तो आगंतुक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले, बाकी प्रश्न तो बाद में पूछूंगा श्रीमान, पहले आप मुझे इस बात का रहस्य बताइए कि आपने मेरे आने के बाद एक दीपक बुझाया और दूसरा जलाया, दोनों के प्रकाश में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। बोले, आपकी बात सही है, लेकिन अंतर यह है कि पहले वाला दीपक वो राज्य के खर्चे से जलता था, उसमें तेल बाती आदि जो भी खर्चा था वह राज्य का था और मैं का कार्य करने के लिए उस दीपक का उपयोग हमेशा करता हूं। लेकिन जब कोई आप जैसा विद्वान व्यक्ति मिलने के लिए आता है, वह मुझसे मिलने के लिए आता है, उसका महामंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे बातचीत करने के लिए जो भी समय लगेगा उसमें तो मेरा तेल और मेरा खर्चा लगना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपसे बातचीत करने के लिए अपना यह 2 दीपक जलाया जो मेरे खर्चे से जलता है, इसका उपयोग करना ही न्यायोचित है। वह व्यक्ति तत्काल उनके पैरों पर गिर पड़ा कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और प्रणाम करते हुए वह जाने लगा। तो उस महामुनि ने क्या कहा? उसने केवल यही कहा कि जिस देश का राजा महलों में निवास करता है उसकी जनता झोपड़ी में गुजारा करती है, और जिस राजा उसकी सबसे बड़ी ताकत झोपड़ी में निवास करती होगी, उसकी पूरी जनता, उसका हर व्यक्ति समृद्धि का आनंद लेगा। और इसी के कारण मैं इस प्रकार की स्थिति में कार्य करता हूं ताकि मेरा राज्य पूरी तरह सुरक्षित रहे, वह पूरी तरह न्याय के आधार पर सब कार्य करे और किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट न हो। तो बंधुओं, यह बात है, यह आज भी उतनी ही सत्य है। और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप इसीलिए आर्थिक न्याय की जो अवधारणा हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसको महत्व दीजिए। अगर समाज में यह धारणा बलवती होगी तो फिर किसी राजा की हिम्मत नहीं है कि वह उदंड होकर जनता का शोषण कर सके, आम आदमी के साथ दुर्व्यवहार और अन्याय कर सके और उसके सुखपूर्ण जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चन आए तो वह हमेशा सामने खड़ा दिखाई पड़े। आज दुर्भाग्य की बात है कि पूरी दुनिया में ऐसे शासकों का अभाव है, ऐसे राज्य का अभाव है जहां पर
पक्षपातपूर्ण आर्थिक नीतियां न बनती हो। मुट्ठी भर लोगों का संपन्न हो जाना पूरे समाज का संपन्न हो जाना नहीं है। हमें इस बात पर पूरी गहराई से विचार करना चाहिए। और जिन लोगों के हाथ में आज जो सारी धन संपदा और शासन करने का एकाधिकार इकट्ठा हो गया है, तो आम आदमी के पास क्या है? आम आदमी के पास तो संपत्ति अधिकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। बल्कि देखा जाए तो आज का शासक जिसको बर्बाद करने की योजना बना लेता है, उसका कारण कुछ भी हो वही क्रियान्वित कर लेता है। देश की न्याय व्यवस्था कुछ नहीं कर पाती, देश की राज्य व्यवस्था कुछ नहीं कर पाती, और देश की सारी व्यवस्था उस निरपराध व्यक्ति को नहीं बचा पाती जो राज्य की दुश्मनी का शिकार हो रहा है। बंधुओं, आज के परिप्रेक्ष्य में यह बात हृदयंगम करना यह हमारी सबकी आवश्यकता भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि भौतिक विज्ञान की उन्नति से जो नई नई मशीनें आई हैं उनसे समृद्धि बढ़ी है। जो काम बहुत कठिन थे, बहुत लंबे समय में संपन्न होते थे, अब वे सब चुटकियां बजाते ही हल होते हैं। मशीनों की ताकत मनुष्य की ताकत से हजारों गुना अधिक है, यह बात तो ठीक है, लेकिन मशीनों की ताकत से जो लाभ पैदा होता है वह किसको मिलता है? यही बात विचारनीय है। पहले भी बड़े बड़े विचारक इस बात के ऊपर माथापच्ची करते आ रहे हैं कि वास्तव में मशीनों से पैदा हुआ धन, इसके ऊपर किसका अधिकार होगा? जो शुद्ध लाभ है, न्याय की दृष्टि से विचार करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का होगा। तो फिर सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार मानना चाहिए कि नहीं? औसत संपत्ति से अधिक किसी भी व्यक्ति के अधिकार को उसका अधिकार मानना, उसका न्यायपूर्ण अधिकार मानना, यह सबसे बड़ी त्रुटि है कि नहीं? और इसी त्रुटि के कारण आज हर व्यक्ति अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से डरा हुआ है, और उनमें यह जो अधिक से अधिक ताकत इकट्ठा करने की जो भावना है, जो जरूरत है, यह पूरे समाज को भयभीत कर रही है। इन ताकतवर लोगों में अगर कभी युद्ध हुआ तो इन सामान्य लोगों का क्या होगा? हम लोग भी अभी विचार करते रहते हैं कि देश में कथित रूप से प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, कि कैसा लोकतंत्र है जिसमें गरीबी की कोई सीमा नहीं। कम से कम 90-95% लोग भारी अभाव, अन्याय और शोषण के शिकार हैं, और मुट्ठी भर लोग जिनका प्रतिशत कहें तो 1% से भी कम लोग पूरी दुनिया के शासक बने हुए हैं। आज जैसी कि सूचनाएं हमारे पास हैं, 750 करोड़ पूरे दुनिया की आबादी है, जनसंख्या है, और शासक कितने लोग हैं? 0.1%। क्या होगा ऐसी स्थिति में अगर इन मुट्ठी भर लोगों ने मनमानी कर ली, पूरे समाज को अपने दोहन का, अपने शोषण का शिकार बना लिया, तो कोई रक्षा का उपाय भी नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि शक्ति जरूरी है, नए नए आविष्कार होने जरूरी हैं, और इसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ज्ञान अपार है। ज्ञान नए नए शोध, नए नए प्रयोगों के द्वारा नई नई दिशाएं खोजता है, और उसे अवरुद्ध करना किसी भी दृष्टि से मानव के हित में नहीं है। और इसलिए आपका ज्ञान तभी सार्थक माना जाएगा जब यह मानव मात्र के उपभोग के लिए, उपयोग के लिए और कल्याण के लिए हो। यह ताकत के आधार पर इसका बंटवारा यह न्यायोचित नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हम न्यायालय की बात भी करें, अपनी राज्य व्यवस्था की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो कहीं पर भी उसमें न्याय दिखाई नहीं पड़ता। और आज अपनी सत्ता पाने के लिए जिस प्रकार के घटिया से घटिया हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति न्याय और अन्याय के बारे में सोचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि यही देखते हैं। और कुछ मूढ़ों ने तो कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हकदारी। कमाल की बात है, संख्या भारी अर्थात कुछ लोग जानवर हैं और बाकी लोग आदमी हैं, और यदि दोनों आदमी ही हैं तो किसकी संख्या भारी है और किसकी कमजोर है?
क्या इसके ऊपर गहराई से विचार नहीं होना चाहिए? तो आज संविधान के नाम पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही सत्ता। क्या यह घटियापन, यह कमीनापन, यह संकुचित सोच पूरी मानवता के लिए खतरनाक है या नहीं? और यही सब देखकर समाज के जो विचारवान लोग हैं इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और इसीलिए आर्थिक न्याय कितना ज्यादा जरूरी है, यह अवधारणा, यह सोच आपके चिंतन का विषय होना चाहिए। और यदि आपने मानव मात्र को समान माना, समान सुख का अधिकारी माना, तो फिर वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श हमारे देश की सनातन परंपरा रही है वही सबके सुख का आधार बनेगी, जिसमें आज की परिस्थितियों के आधार पर औसत संपत्ति अधिकार को आपको न्यायोचित अधिकार के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और हर व्यक्ति को यह न्यायोचित अधिकार जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होना चाहिए। वह योग्य हो, अयोग्य हो, शक्तिशाली हो, कमजोर हो, उसकी रुचि और आवश्यकताएं जैसी हो, उसमें कोई अंतर भी हो तो भी आपको न्यायोचित अधिकार के आधार पर समाज में व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। और यदि आपने न्याय के आधार पर चिंतन किया तो निश्चित रूप से वह व्यवस्था पूरी दुनिया जो इस समय बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है, बैठी हुई है, उसे आप नष्ट होने से बचा लेंगे। और इसके अलावा कोई भी चिंतन मानवीय व्यवस्था को, मानवता के अस्तित्व को बचा नहीं पाएगा। इसलिए बंधुओं, आपको मैं बार बार अपने लेखन की याद दिलाना चाहता हूं। आप यदि न्याय को ठीक प्रकार से समझना चाहते हैं, आर्थिक न्याय को ठीक प्रकार से समझना चाहते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी की इन दोनों पुस्तकों को अच्छी तरह देख लीजिए। और यदि आप रुचि रखते हो तो आप हमसे संपर्क रख के इन पुस्तकों को मंगा भी सकते हैं। हम किसी की भी व्यक्ति को अपने ज्ञान से अलग नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमारा मानना है कि जब ज्ञान कुछ लोगों के लिए आरक्षित हो जाएगा तो बाकी लोग मूर्ख होंगे, और मूर्खों का बढ़ना भी समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यह खतरा आज भारत में तो जो संविधान है उसी ने पैदा किया है, और वही लोकतंत्र के नाम पर जो पूंजीवाद पूरी दुनिया को निगल रहा है उसका अंत बड़ा ही भयावह होगा। इसलिए मैं मानवता को बचाने के लिए उसके रास्ते में सबसे बड़ा खतरा पूंजीवाद को मानता हूं। यहां तक कि कोरोना जैसे संकट को भी मैं उससे बड़ा खतरा नहीं मानता, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की पैदाइश यह प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पछाड़ने और नष्ट करने की जो भयानक प्रतिद्वंदता है उसी ने कोरोना की समस्या को उत्पन्न किया है। और आज दुर्भाग्य की बात यह है, यह जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाथों में है वह भी पूंजीवादी संगठन है, वह न्याय के आधार पर विचार करने वालों का संगठन नहीं है। और इसीलिए अगर उसके टीके का आविष्कार करने के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथी को भी वही सुविधा दी जाती जो एलोपैथी को दी जा रही है, तो मानवता बहुत सुरक्षित होती। क्योंकि आज तक उनके ये विशेषज्ञ यह भी नहीं बता पाए हैं कि कोरोना की भविष्य की स्थिति क्या होगी, यह मारक होगा या समाज के लिए सुखकारी स्थिति का निर्माण भी किया जा सकता है। कोई कुछ भी नहीं जानता और सारे केवल अनुमानों के आधार पर अपनी अपनी बात कह रहे हैं। यह मानवता के साथ सबसे बड़ा धोखा है और इसे भी हमें समझना चाहिए कि एलोपैथी यह मानवता को बचाने के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए कुछ शक्तिशाली लोगों का षड्यंत्र मात्र है। और इसीलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप कम से कम अपनी सरकार पर तो दबाव डालें कि वह सरकार
वह भारतीय सरकार, भारतीय संस्कृति की पुजारी अपने आप को मानने वाली सरकार, यह संतों की सरकार, विद्वानों की और सबका हित चाहने वाले लोगों की सरकार यदि इस बारे में नहीं सोचेगी और वह एलोपैथी का अंधा अनुकरण करेगी तो फिर मानवता की रक्षा करने का दायित्व कौन निभाएगा। और बंधुओं, इसी बात को मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं। इसके विभिन्न पक्ष आपके सामने रखते हुए आपको यह बात समझ में आए, इस बात का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। राजनीति से संचालित होकर सत्ता पाने के लिए हर प्रकार का दुष्कर्म करने वाली वर्तमान राजनीति की जड़ें यह मानवता के विरोधी हैं और इनका संरक्षण कौन कर रहा है, तो वह भी भारतीय संविधान कर रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आवश्यकता पड़े तो आप इस संविधान को खत्म करिए। इस संविधान को जितना जल्दी खत्म कर दिया जाएगा मानवता सुखी होगी। और आज तो इसी संविधान की शपथ लेकर जिस प्रकार से नाटक होता है वह भी अपने आप में पाखंड है। इसलिए आज अपनी इतनी ही बात मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूं।